किस स्थिति में? निरक्षीय स्थिति में। उसके लिए सबसे पहले हम फिगर की, यानी कि जो इसका चित्र है उसको बना लेते हैं, फिगर की आकृति को निर्धारित कर लेते हैं कि हाँ, एक वैद्युत द्विध्रुव की हम क्या करेंगे बेटा, यहां से रचना करेंगे। वहां पर इसे ट्रायंगल के अनुसार मैं रचना कर सकता हूं, लेकिन अब ऐसे ही कीजिए। ये जो डायरेक्शंस मैंने यहां पर लिए, आप यदि इसकी बात करेंगे, इसके बारे में यदि आप लिखेंगे, यहां पर आप बिंदु ए देंगे, इसको बिंदु बी देंगे, इसका जब मिडिल पे बिंदु होगा ये ओ बिंदु होगा। बेटा टोटल जो डायरेक्शन होती थी इसकी वो कितनी होती थी? 2l होती थी। टोटल जो डिस्टेंस थी इसकी 2l थी इस डायरेक्शन। और ये कितनी बचेगी? l बचेगी। और ये कितनी बचेगी? l बचेगी। कोई इशू आपको नहीं? ठीक है। आपने देखिए ये आपके पास एक वैद्युत द्विध्रुव है, मात्र माइनस क्यू आवेश है प्लस क्यू आवेश है। क्या है? ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। इस समय आप पढ़ा है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, दो समान परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से बहुत अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, बहुत अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। तो आपने उसको पढ़ के आए हैं। मैं नींद से जाग जाइए सभी लोग। नींद में रहोगे तो क्या पढ़ोगे? कमेंट कितने बच्चे हैं भाई? मात्र दो? कौन कौन? देखिए इसे क्या है, इस समय ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब हम बात किसकी करेंगे यहाँ पे? हम की इसकी निरक्षीय या अनुपस्थित स्थिति में। बेटा निरक्षीय स्थिति वो होती है जहां पर अक्ष की बात नहीं की गई हो। कल हमारी अक्षीय स्थिति थी जिसमें डायरेक्शन का पता था हमको। इसका पता था हमको, डायरेक्शन का हमको पता था, और उस डायरेक्शन के आधार पर ही हम बात कर रहे थे, वहां पर ही हमने निकाली थी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लेकिन यहाँ पे उसका उल्टा हो गया है, हमको डायरेक्शन का नहीं पता है, तो उसी के आधार पर हमको, जब डायरेक्शन नहीं है, जिसकी कोई अक्ष ही नहीं है, उस अक्ष को हमने मानना है कितना, एक बिंदु आप लीजिए यहाँ से, कितना, एक यहाँ से बिंदु लीजिए और इसकी अक्ष मानिए कि आप, कि माना ए बी क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। पहले इतना लिखिए, इसके बाद डेफिनेशन भी लिख लीजिए आप यहाँ के हाथों हाथ लिखिए। माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। अब इतना तो आपको पता है। अबे ये तो पढ़ा है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसका तो पता है। अब जो इसमें जैसे जैसे इस चित्र में जो हम बनाते जाएंगे उसको लिखते जाइए। क्या लिखेंगे? जिसके मध्य बिंदु ओ से कितनी दूरी पर? ओ से स्मॉल आर दूरी पर, स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु क्या है बेटा? ओ है। इस यहां बिंदु मान लीजिए एक ओ। लिखेंगे उसी बात को। माना ये भी एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है जिसके मध्य बिंदु
ओ से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु कैपिटल पी है। ठीक है, यहां पर ओ तो है ये ऑलरेडी पहले से बेटा, इसको आप यहां से खत्म कीजिए। कैपिटल पी है। ठीक है, और इस पी बिंदु पर ही हमें क्या ज्ञात करनी है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही ज्ञात करनी है। किस पर? इस बिंदु पी पर। ध्यान से देखिए पी को। ये क्या करता, जिसके ये लिखो बेटा इसे, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। जब इस तीव्रता को आप ज्ञात करेंगे तो हमने क्या रचना करते हैं? इस बिंदु पर ई की वैल्यू हमको प्राप्त करनी है। ई की वैल्यू जैसे ही हम प्राप्त करेंगे तो हम इन दोनों को, ए और बी बिंदुओं को मिलाने का प्रयास करेंगे और डायरेक्शन की बात करेंगे। जब आप इसको मिलाने का प्रयास करेंगे इसी क्रम में आप इसको मिलाने का प्रयास कीजिए। आप स्केल से मिला लेना बेटा। और ये बिंदु जहां पी था, देखिए अब मिलाइए आप। भाई जब आप बिंदु ए से इसको मिलाने का प्रयास करेंगे डॉट डॉट में आप इसको मिला लेना। और ये पी बिंदु से एक डायरेक्शन ये होता है, ये एक डायरेक्शन बेटा, ये एक डायरेक्शन हो गई। एक डायरेक्शन ये प्राप्त हुई आपको। कैसी स्थिति में प्राप्त होती है? आपको निरक्षीय स्थिति में। और यहाँ पर जो आपको प्राप्त होगा E2 प्राप्त होगा, और यहाँ पे E1 प्राप्त होगा, और ये E प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? E प्राप्त होगा। ध्यान रखिए, हम क्या करते हैं बेटा रचना में, हम क्या करिए, हमने क्या करा, हमने कहा कि वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु क्या है? P है, जिस पर हमें क्या ज्ञात करनी? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। आपने पढ़ा है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहां दो प्रकार से ज्ञात की जा सकती है। जब उसको दो प्रकार से ज्ञात करेंगे तो कितने आवेशों के द्वारा वो ज्ञात की जाएगी? दो आवेशों के द्वारा वो उसे ज्ञात कर सकते हैं, भाई प्लस क्यू आवेश के कारण और माइनस क्यू आवेश के कारण। लेकिन हमें यहाँ पे माइनस क्यू या प्लस क्यू के कारण ज्ञात तो हम करेंगे, लेकिन यहाँ आवश्यकता किस चीज की पड़ेगी? इस डायरेक्शन की आवश्यकता पड़ेगी, पी बी की या ए पी की, या बी पी की कह सकते हैं या ए पी की कह सकते हैं। जब आप इस डायरेक्शन को निकालने की बात करेंगे तो आप छोटी सी एक बात भले से जानते होंगे कि ये दोनों तरफ
इस प्रकार की शेप दिखाई दे रही है आपको, बताएं। इस प्रकार की शेप दिखाई दे रही है जिसमें ये मध्य बिंदु O दिखाई दे रहा है, ये B है और ये क्या है, A दिखाई दे रहा है। इस डायरेक्शन को यदि R कहा गया तो इसको L कहा गया। हमने क्या प्राप्त करना, ये डायरेक्शन। क्या आपने पढ़ा है ये एंगल कितने का है, 90 डिग्री का एंगल है ये, और आप पढ़ के आए हैं इस 90 डिग्री के एंगल को। बेटा इसे क्या बोलते हैं, इसको हम आधार कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, लंब कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। क्या निकालना है हमको, कर्ण निकालना है। और कर्ण निकालने के लिए जब हमको आर और एल यानी या लंब और आधार पता है, तो आपने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी होगी यहाँ से। तो आपने क्या पढ़ा है, जब कर्ण का स्क्वायर हम कर लेते थे तो क्या कर देते थे, तो आधार का स्क्वायर की भी बात करते थे हम। आधार का स्क्वायर करते थे और फिर किसका, लंब का स्क्वायर करते। भाई आधार लंब का या आधार का कह लीजिए, या आधार का या लंब का कह लीजिए। तो यहाँ से हमको कर्ण चाहिए था, यानी कि ये बिंदु क्या माना था आपने, P माना था ना। तो आपको क्या चाहिए था, यहाँ से BP की आवश्यकता थी आपको, जो क्या दिक्कत जाता आपको, √R² + L²। क्या यही डायरेक्शन इसकी होगी, क्योंकि यहाँ पर भी R है, यहाँ पर सेम डायरेक्शन में है, बस मान लीजिए डायरेक्ट यानी कि सेम डिस्टेंस में है, बस डायरेक्शन का ही फर्क है। तो आपने क्या करना है था, तो यहाँ देखिए बेटा कितना करोगे, इसमें की वैल्यू कितनी हो जाएगी, R² + L²। ऐसे ही यहाँ वैल्यू हो जाएगी L²। क्या आपको यहाँ पे शेप दिखाई दे रहा है, ये आकृति दिखाई दे रही है। क्या इस आकृति को यहाँ तक सभी बच्चे बना सकते हैं, बताएं भाई। सभी बच्चे बना सकते हैं इस आकृति को, बताइए सभी बच्चे। कोई इस आकृति को बनाने में कोई दिक्कत हो तो बताएं। रोहित चौहान बना सकते हैं इस आकृति को। अगर ये आकृति समझ में आ गई तो आप इसको कंप्लीट क्वेश्चन हो जाएगा आपसे। अंशी बेटा बन जाएगी आकृति या नहीं, रितिका, उवैस अली, ठीक है। देखिए अगर कहीं पर कोई दिक्कत हो, अगर आपने देखो यहाँ पर आप विचार कीजिए बेटा, ये डायरेक्शन E2 हो गई, ये E हो गई। अब हमको शेप की बात करनी है कि हमें E पे ही निकालनी है, तो E इसके कहाँ जाएगी, मिडिल में जाएगी। हमेशा ध्यान रखना, अगर एक डायरेक्शन अदर है, दूसरी अदर है ऊपर की तरफ, एक डायरेक्शन तो क्या कह रही है, ऊपर की तरफ जाने का इशारा कर दे रही है, और एक डायरेक्शन क्या कह रही है, नीचे की तरफ आने का इशारा दे रही है। तो अगर ऐसी कंडीशन में कभी कोई डायरेक्शन हो तो मिडिल पॉइंट जो होता है बेटा, वो दो घटकों में वियोजित हो जाता है। कितने घटकों में वियोजित हो जाता है, दो घटकों में वियोजित हो जाता है। और ऊपर वाले घटक जो होता है, ऊपर का घटक जिसे कहते हैं हम ऊर्ध्वाधर घटक, आपने कहीं पढ़ के आए होंगे ऊर्ध्वाधर घटक के बारे में, उसको हम साइन के द्वारा शो करते हैं। और क्षैतिज घटक जो होगा उसको हम किसके द्वारा शो करेंगे, कोस के द्वारा शो करते हैं। तो मिडिल में जब दोनों जाएंगे तो साइन को और कोस को हम जैसे ही हम ऐड करेंगे। लेकिन यहाँ पर डायरेक्शन क्या है, एक ही शेप में डायरेक्शन दिखाई दे रही है, जिसकी मैं आकृति आगे बना कर दिखाऊंगा। यहाँ से पीछे E की या E2 की आकृति बनाने के बाद में हमने आगे करना है। तो ये आपको ये आकृति समझ में आ गई। इस आकृति के बाद आप बात करेंगे यहाँ से मात्र चित्र अनुसार। चलिए आप यहाँ से देखिए चित्र अनुसार। बाकी हमें कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप यहाँ से लिख सकते हैं बेटा कि BP की वैल्यू कितनी है, ये हमने अभी प्राप्त की है R² + L²। AP की वैल्यू कितनी है, हमने अभी प्राप्त की है ये भी R² + L²। आप सभी को ये तो पता है हमने किस प्रकार से प्राप्त किया है, इसको सभी को पता है। देखिए
बाकी आपने क्या करना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी, डायरेक्शन आपने पता है, बिंदु P पर निकाल ली है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, प्लस क्यू आवेश पे फोकस कीजिए। प्लस क्यू आवेश के कारण क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की हम बात करेंगे। ये हमारा कितना हो जाएगा, E= हो जाएगा, E1 की बात करेंगे यहाँ से कितना, 1/4πε0 के। देखिए के क्यों लिया, क्योंकि ये अगर मान लीजिए किसी पे के पराविद्युतांक वाले माध्यम में रखा है तो बात करते हैं उस आवेश की, किसके कारण, क्यू। और डायरेक्शन क्या है आपकी, √r² + l²। यहाँ क्या आता था बेटा, r² आता था या नहीं, क्योंकि दूरी का वर्ग, और दूरी कितनी है आप पे, BP है, और BP का क्या कर दोगे आप, यहाँ से वर्ग कीजिए। ठीक है, अब यहाँ अगली जो लाइन में आप लिखेंगे बेटा, तो क्या लिखोगे, 1/4πε0 लिखेंगे, Q/ कितना, BP², यानी BP²। भाई आप रोड का क्या करेंगे, स्क्वायर हटाएंगे, जैसे ही स्क्वायर लगाएंगे रोड के ऊपर, क्या रोड हट जाएगा ये या नहीं, यहाँ से या नहीं। अगर मैं यहाँ से इसको BP का स्क्वायर कर दूँ तो रोड हट जाएगा इधर या नहीं, बताएं, वर्गमूल लिया जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से देखिए r² + l² का होल स्क्वायर, रूट हटा दूँ अब मैं यहाँ से, ध्यान दें, 1/4πε0 के ऐसे ही लिखिए, क्यों लिखिए बटे में, यहाँ से रूट को आप क्या कर दीजिए, हटा दीजिए। कोई दिक्कत, किसके कारण यह बात हुई है भाई, प्लस क्यू आवेश के कारण। यही बात हमने करनी किसके कारण करनी है अब, -q आवेश के कारण। इसी प्रकार जब E2 की जो वैल्यू आएगी वो भी सेम आ जाएगी, क्योंकि डायरेक्शन सेम है। ऐसा लिख सकते हैं, इसी प्रकार में क्या लिखेंगे, -q आवेश के कारण, एक मिनट रुकिए बेटा, आप स्टॉप कीजिए, अच्छा लिखिए, इसी प्रकार -q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र। इस समय आप एक रफ कॉपी लेकर बेटा समझते रहा करें। इस समय पे आप किसी प्रकार का भी नोट्स बनाने की प्रयास ना करें, क्योंकि जब उसके बाद हम PDF दे देते हैं अपना एक कुछ कीमती समय निकाल कर, आप उस समय में से कीमती समय निकाल कर सभी सब्जेक्टों को फिर आप एक एक्स्ट्रा 1 घंटा दीजिए और उससे आप अपने नोट्स पूरे करेंगे। इस समय आप मात्र एक रफ कॉपी और एक पेंसिल लेकर बैठिए और कुछ चीज़ों को नोट करते जाइए। थ्योरी को मात्र आप पढ़िए, समझिए थ्योरी को, क्योंकि थ्योरी हमें बनानी किस तरीके से है, उस थ्योरी को हम क्या करेंगे, समझेंगे। उस थ्योरी को आप मात्र समझिए, अभी आप हाथों हाथ नोट्स में बनाइए। उसके बाद बेटा जैसे ही आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, हम उसके बाद आपको हैंड राइटिंग नोट्स भी प्रोवाइड करा देंगे। हैंड राइटिंग नोट्स प्रोवाइड कराएंगे आपको, तो आप उस हैंड राइटिंग नोट्स से अपना जो भी नोट्स बनाने हैं अपने, उन नोट्सों को बहुत अच्छी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। बाकी आप इस क्लास को, जैसे ही क्लास होती है उसके बाद में अपना कार्य कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि इतना काम हम 20 मिनट में, अगले 20 मिनट यदि किसी कार्य को करेंगे तो हम अपना कार्य कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, देखिए बेटा इसी के कारण आपने E2 की बात करनी है, 1/4πε0। जब सब कुछ सेम है तो ये भी तो सेम हो जाएगा या नहीं, ठीक है। अब यहां से ध्यान दीजिए, अगर ऐसी कंडीशंस यहां है, देखिए वो वहां बात प्लस क्यू आवेश के कारण हुई थी,
और यहाँ अब बात किसके कारण हुई है, माइनस क्यू आवेश की, माइनस क्यू आवेश की। एक बात बताएं यहां से हम, देखिए E1 व E2 परिमाण में क्या है, बराबर है, लेकिन डायरेक्शन में क्या है, विपरीत है। भाई ये तो दिखाई दे रहा है जब सब कुछ बराबर है कि E1 व E2 परिमाण में बराबर है तथा दिशा में एक दूसरे से विपरीत है। भाई E1 व E2 परिमाण में बराबर है। देखिए जो ये वैल्यू है वही वैल्यू पिछले पेज पे किसकी रही है, E1 की रही है या नहीं, देखिए सेम है। और वही वैल्यू आपकी इस पेज पे E2 की रही है, बराबर है, लेकिन परिमाण में क्या है, बराबर, तथा दिशा में क्या है, एक दूसरे के विपरीत हैं। तब वैद्युत क्षेत्र कैपिटल E दो घटकों में वियोजित हो जाएगा। ठीक है, दो घटकों में वियोजित हो जाएगा। बात कीजिए इसमें आप, जैसे ही ये दो घटकों में वियोजित होगा तो देखिए यहां से इसके जो घटक बनेंगे वो इस प्रकार से बनेंगे, ध्यान दें। ध्यान दें, ध्यान दीजिए। कितने घटकों में वियोजित होंगे बेटा, ये दो घटकों में वियोजित होंगे। उन दो घटकों की बात करेंगे हम यहां से। देखिए यहां जो घटक होगा वो होगा आपका ये बिंदु P है, और यहां पे क्या आ जाएगा, E आ जाएगा, और यहां क्या आ रहा है, और इस डायरेक्शन में क्या था आपका E1 था, और इस डायरेक्शन पे क्या था, E2 था। समथिंग ऐसी डायरेक्शन थी या नहीं, बताएं बेटा। इस चित्र में मैं इस डायरेक्शन की बात कर रहा हूं, ध्यान दें। इस डायरेक्शन की मात्र P बिंदु से एक नीचे आ रही है, एक ऐसे जा रही है, ऊपर के नीचे के इनकी बात कर रहा हूं। आई समझ में या नहीं? मैंने कहा है E1 बाई E2 परिमाण में बराबर है, इनकी क्वांटिटी बराबर है बेटा, बिल्कुल। अगर वह 25 है पिछला वाला E1, तो E2 भी क्या है, 25 ही है। ठीक है, दो घटकों में क्या हुआ, वियोजित। तो यहां जो घटक बनेगा, इस बात पर ध्यान रखेंगे आप सभी बच्चे, यहां घटक जो बनेगा उस घटक को कहेंगे हम E1
साइन थीटा, और इसको कहेंगे E2 साइन थीटा, क्योंकि ये कैसे हैं, ऊर्ध्वाधर हैं। यहाँ दो घटकों में वियोजित हुआ तो इसे कहेंगे E2 कोस थीटा, और इसे कहेंगे E1 कोस थीटा। लेकिन ये यहाँ नहीं आएगा E1 E2, ये बीच में ही जाते हुए दो घटकों में वियोजित हुआ है। देखिए E1, तो यहाँ ऊपर आ जाएगा E1 कोस थीटा और नीचे आ जाएगा E2 कोस थीटा। ठीक है, दो घटकों में बेटा ये वियोजित हुआ है, और ऐसी कंडीशन में ध्यान रखेंगे जो E की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, E1 कोस थीटा होगी प्लस E2 कोस थीटा होगी। मैंने कहा E1 बाई E2 क्या है, परिमाण में बराबर हैं, तो कितना हो जाएगा 2E1 कोस थीटा। E1 की वैल्यू रख दीजिए, E1 का क्या रखने पर, मान रखने पर। ये मुख्य बात यहां से आपने प्राप्त की, ध्यान दें। E1 की जो वैल्यू रखेंगे बेटा यहां से 2, E1 की कितनी थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू ओवर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कोस थीटा। तो क्या लिख सकता हूं मैं यहां से, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2q ओवर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और कोस थीटा। बात यहां से कोस थीटा की बात आई कि कोस थीटा कहां से निकलेगा, इसमें कोस थीटा कहां से निकलेगा। ध्यान दें, एक आकृति जो पिछली वाली है उस पर ध्यान दीजिए, मैं पिछले स्टेप पर चलते हैं। यहां ध्यान दीजिए, हमने क्या निकालना है यहां से कोस थीटा, ये एक दूसरे से कितनी एंगल कितना होगा, थीटा होगा समथिंग, और यहां से हमने क्या निकालना है, कोस थीटा की वैल्यू निकालनी है हमको। कैसे निकालेंगे कोस थीटा की वैल्यू, बेटा कोस लगा दीजिए, आप क्या लगा दीजिए, यहां से कोस लगा दीजिए। और कोस थीटा, जब आप त्रिकोणोमेट्री में कोस की बात करेंगे तो कोस थीटा की बात आप त्रिकोणोमेट्री में कीजिए तो क्या प्राप्त करेंगे, यहां कोस थीटा बराबर चित्र से, मैंने कल भी समझाया था आपको, लाल बटे कक्का पे बात करेंगे यदि आप, तो बेटा इस शेप में क्या आता था, कोस आता था। आधार बटे कण क्या आता था, आधार बटे कण आता था। और आधार की जो वैल्यू है वो कितनी दी गई है आपको, बताएं आधार की वैल्यू कितनी है। भाई अभी आपने ज्ञात किया है, यही तो ज्ञात किया था, ये आधार था, कितनी थी, L थी, और ये कितना था रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर था। पढ़ा है या नहीं, ध्यान दें, आधार कितना था L, और ये कितना था रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसकी वैल्यू आ गई आपके पास कोस थीटा की, और इस समीकरण को आप कितना मान लीजिए, 1 मान लीजिए। ठीक है, आगे ध्यान दें कि कोस थीटा का मान समीकरण 1 में रखने पर, रख दीजिए मान, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2q ओवर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कोस थीटा का क्या है, L ओवर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ध्यान दें यहाँ से आप ऊपर से जो शेप बन के आती, ऊपर से क्या बन के आता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2ql, यहाँ घात कितनी है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की, बेटा कुछ नहीं तो कितनी घात मानेंगे, 1 घात मान लीजिए। और ये रूट में है, इसकी कुछ नहीं तो कितनी घात मानेंगे इसकी, जब कोई भी बस रूट में होती है तो अपने वर्गमूल में होती है, और उसकी घात कितनी होती है, हाफ घात होती है। कितनी होती है, हाफ घात होती है। बट आप यहाँ से जानते हैं कि P बराबर कितना होता है, 2ql होता है।
P बराबर कितना होता है, 2QL होता है। आई बात समझ में? बात करेंगे यहाँ से। E बराबर वैल्यू रख दीजिए आप यहाँ से 1/4πε0 के, यहाँ पर P वैल्यू रख दीजिए। और घात बेटा गुणामक घात जुड़ जाती हैं, ये सेम है, ये सेम है। एक में जब घात आप कितनी 1/2 जोड़ेंगे तो 1 और 1/2 कितनी हो जाएंगी, 3/2। r² प्लस L² की पावर 3/2। यहाँ से कंपेयर कीजिए r की, r ज़्यादा बड़ा है किससे, L से। तो ऐसी कंडीशन में L छोटा होगा और कितना होगा, न्यूनतम मान लीजिए कितना होगा, समथिंग 0 के बराबर होगा। ठीक है। E बराबर 1/4π के P/r² प्लस 0 का स्क्वायर 3/2। करिए बात यहाँ से 1/P/r² गुणा 3/2। 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, यहाँ से कितना बचेगा, 1/4πε0 के P/r की घात कितनी, 3। इनको आप कैंसिल कीजिए, यहाँ 3 बचता बेटा। कितना बचेगा, यहाँ से 3 बचेगा, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल। किसकी वैल्यू बचेगी, ये E की वैल्यू बचेगी। तो क्या प्राप्त हुआ आपको यहाँ से फॉर्मूला, P/r³। मात्रा का आपने पढ़ा है न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम। यही हमसे पूछा गया था कि, क्या पूछा गया था हमसे, यही हमसे पूछा गया है क्या, निरक्षीय अथवा अनुप्रस्थ स्थिति में किसी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र। और यही सूत्र है निरक्षीय स्थिति में। आशा करता हूं जहां तक की बात आपको समझ में आई होगी। उसके बाद हम अगले टॉपिक पर बात करते हैं। उससे पहले, अगले टॉपिक पर बात करने से पहले देखिए, एक बात यहां से नोट में आप अपने आप पता करेंगे नोट में। क्या देखिए, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है उसकी बात करेंगे। कभी क्वेश्चन बन जाता है कि निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ होती है, समझ गए। निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ होती है, इस बात पर फोकस कीजिए आप। तो निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वैद्युत द्विध्रुव की दिशा के क्या होती है, विपरीत होती है। लिखेंगे यहां से, देखिए क्या, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की दिशा वैद्युत द्विध्रुव के समांतर परंतु विपरीत होती है। ध्यान रहेगी बात। और अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो होती थी वैद्युत द्विध्रुव के क्या होती थी, अनुदिश।
और यहाँ नोट में एक बात और याद करेंगे, अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की दिशा वैद्युत के अनुदिश होती है। के अनुदिश होती है। ठीक है, इसके बाद एक छोटा सा एक टॉपिक बचा है, आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत। आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत। आवेश के क्वांटीकरण सिद्धांत में क्या है? देखिए, आवेश के क्वांटीकरण सिद्धांत में मान लो कोई आवेश होता है, वह किसी न्यूनतम राशि का क्या होता है? पूर्ण गुणज होता है। बस इस सिद्धांत को क्या कहा गया? आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत। कि भाई किसी वैद्युत क्षेत्र में कोई आवेश किसी न्यूनतम राशि का पूर्ण गुणज होता है। कोई भी राशि हो सकती है, न्यूनतम या अधिकतम। देखिए हेडिंग है, आवेश का क्वांटीकरण का सिद्धांत। लिखिए, प्रकृति में किसी वस्तु पर आवेश प्रकृति में किसी वस्तु पर आवेश न्यूनतम आवेश सदैव आवेश सदैव आवेश सदैव किसी राशि के नहीं क्या करेंगे, किसी राशि का पूर्ण गुणज होता है। यही क्या है? आवेश का क्वांटीकरण का सिद्धांत है। ठीक है, अगर मान लीजिए यदि वस्तु पर स्मॉल q आवेश हो तो q हमेशा प्लस माइनस एन ई के बराबर होगा। ये हमेशा प्लस माइनस एन ई के बराबर होगा। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। ध्यान रखेंगे आप इसका। यही आवेश का क्वांटीकरण का क्या है? सिद्धांत है। यही आवेश के क्वांटीकरण के सिद्धांत के बराबर है। देखिए, आज इस चैप्टर को लगभग हम समाप्त ही कर चुके हैं। वैसे तो एनसीईआरटी में टॉपिक में सवाल, ये चैप्टर जो है ये इसके बाद में इसी में ही एक चैप्टर बन जाता है गाउस का प्रमेय। लेकिन जो हमारी जो अगर हम इन चैप्टरों को थोड़ा थोड़ा टॉपिक के अनुसार जो बुक में चैप्टर दिए गए हैं कुछ,
उनके अनुसार लेके चलेंगे तो हम जितना हमने पढ़ा है बेटा अब तक, इस जो भी पढ़ा है, इस पढ़ने के बाद इससे संबंधित हम न्यूमेरिकलों का अध्ययन करेंगे। कल से क्या करेंगे? न्यूमेरिकलों का अध्ययन करेंगे। सभी बच्चों ने जितना ये चैप्टर पढ़ लिया हो अब तक, शुरू से लेकर जितना भी अब तक पढ़ाया है मैंने, उसमें बेटा अगर किसी को कोई डाउट हो तो वो मुझे या तो कमेंट में बता सकता है या मेरे नंबर पर कॉल कर मुझसे बता सकता है, ठीक है। अगर उसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम है, और लेकिन बेटे यहाँ तक आपने जितना पढ़ा है, जो भी फॉर्मूले मैंने पढ़ाए हैं, वो आपके लगभग क्या होने चाहिए? तैयार होने चाहिए। क्योंकि अगर आपका ये शेप आपका तैयार होगा तो फिर आपको जो है बहुत आसानी हो जाएगी, किसी प्रकार की भी कोई न्यूमेरिकलों में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। क्यों? हमें अभी से ही प्रत्येक चैप्टर को तैयार करते चलना है, क्योंकि जब हम रिवीजन में जाएं तो रिवीजन में हमारे नंबर पूरे में से पूरे ही आने चाहिए। क्योंकि बेटा 90% नंबर, यानी 90% से ऊपर अधिकांश बच्चों के नंबर आए, और मैं ये चाहता हूं कि मेरे सेंटर के द्वारा पढ़ने वाले बच्चों के ऐसे बच्चे भी हों, यानी कुछ बच्चों के नंबर 100 में से 100 भी चाहिए मुझको, नंबर 100 में से 100 भी आने चाहिए। और ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जब हम प्रत्येक टॉपिक को अच्छे तरीके से पढ़ते जाएंगे, जब उसको हम 2-3 बार रिवाइज करेंगे, तो क्यों नहीं आएंगे 100 में से 100? तो रिजल्ट 100%। अगर हमारे नंबर ये समझ लीजिए 95+ नंबर का एवरेज सभी सब्जेक्टों में इससे ऊपर नंबर आते हैं, तो बेटा उत्तर प्रदेश में नंबर 1 स्थान लाने से हमको कोई नहीं रोक सकता। और देखिए, आपके साथ हमारी भी मेहनत, और हमारे साथ जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक उत्तर प्रदेश में नाम आपका नहीं आएगा। लेकिन आपको यूपी बोर्ड 2026 के अगर मान लीजिए एग्जाम में जिस दिन रिजल्ट आए उससे अगले दिन को अपना फोटो यदि आपको अखबार में छपवाना है, तो उसके लिए प्रण कर लीजिए कि हमको जितना कुछ पढ़ाया जाए हम प्रत्येक सब कुछ पढ़ेंगे, और एक्स्ट्रा जो भी कुछ पढ़ाया जाए मटेरियल उसको भी पढ़ने की कोशिश करेंगे। हमारे दिमाग में कोई क्वेश्चन आए उस क्वेश्चन को सर से पूछने की कोशिश करेंगे। आप कोई भी क्वेश्चन जब तक पूछेंगे नहीं तो हमको पता कहां से चलेगा? बताएं भाई, आपको पूछना पड़ेगा या नहीं? जब आप पूछेंगे नहीं पता कहां से चलेगा? तो ये कार्य बेटा आप सभी को करना पड़ेगा, आपको पूछना भी पड़ेगा, आपको तैयार भी करना पड़ेगा, रिवीजन भी करना पड़ेगा। देखिए, फिर भी हम एक काम करेंगे, कल जब हम न्यूमेरिकलों की शुरुआत करेंगे उससे पहले कुछ मुख्य जो सूत्र हमने पढ़े हैं उनको हम लिखेंगे न्यूमेरिकलों से पहले। न्यूमेरिकल आपका यहीं पे स्लाइड पे लिखा हुआ मिलेगा, तो लिखने के बाद हम उसको न्यूमेरिकल को करना प्रारंभ करेंगे। हमने बेटा बहुत कुछ बदलाव करना है, हमको अपनी पढ़ाई के स्तर में बहुत कुछ बदलाव करना है। और इस बात का भी फोकस ध्यान रखना बेटे, कभी भी पिछले कई साल से हम देखते आ रहे हैं कि जब यूपी बोर्ड का रिजल्ट आता है तो उसमें शहर का बच्चा टॉपर नहीं होता है। आप चाहे पिछले 2-3 साल का रिजल्ट उठाकर देख लीजिए, अगर विद्यालय यदि शहर का भी हो लेकिन बच्चा टॉप कौन करता है? गांव का बच्चा टॉप कर रहा है। और जब गांव का बच्चा टॉप कर रहा है, हम भी अपने मान लीजिए गांव से हैं किसी भी तरीके से, तो बेटा हमको गांव से निकल के हम शहर वालों से कंपेयर नहीं करनी। और इस बात का भी ध्यान रखना, शिक्षा का स्तर आज की डेट में शहर में डाउन है और गांव में शिक्षा का स्तर बहुत आगे है। गवर्नमेंट जॉब पे देखिए, गवर्नमेंट जॉब पे अधिकांश बच्चे कौन से बच्चे होंगे? अधिकांश लोग कौन होंगे? वो गांव के ही लोग, अधिकांश लोग, जो अधिकांश इस समय पे पिछले 4-5 साल का इतिहास उठाकर देख लीजिए, गांव के बच्चे ही गवर्नमेंट जॉब में जा रहे हैं। लेकिन हम क्या करते हैं? हमने अब से पहले फर्स्ट ईयर में पढ़ते थे, फर्स्ट ईयर को क्या बना दिया? रेस्ट ईयर बना दिया। फर्स्ट ईयर को रेस्ट ईयर बना दिया। अधिकांश बच्चों ने नहीं पढ़े, बोला कि क्या करेंगे पढ़ के, स्कूल में तो हमको पास करा ही देंगे।
कि पास तो हम हो ही जाएंगे। और जब हमारे दिमाग में तो ये बात पहले से ही फीड है कि पास तो हम हो ही जाएंगे, बेटा पास तो वो भी हो जाते हैं जो बिल्कुल नहीं पढ़ते, लेकिन इस माइंड के अंदर क्या है, हमको टैलेंट की जरूरत है। इस माइंड के अंदर अगर इस माइंड के अंदर टैलेंट होगा तो कल हमको क्या, हमको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। बेटा टॉपर की तो बात छोड़िए, जब 12th के एग्जाम देंगे उसके बाद में किसी भी आप किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए जाएंगे, उसका पहला पेपर रिटर्न निकाल लेके ले जाएंगे, तो वहां पर जिस दिन उसका रिजल्ट आएगा नहीं, तो उसमें जो है आपके नाम के जो सीक्वेंस होगा उसमें सबसे ऊपर नाम लिखा हुआ होगा आपका। आपको उस समय पे कितनी खुशी होगी कि मैंने पहले ही अटेम्प्ट में पेपर क्वालिफाई कर दिया, भले से आप उस जॉब को करो या मत करो। क्योंकि हमें पढ़ाई के साथ साथ अपना मनोबल, पूर्ण तरीके से मनोबल हमको अपना सही रखना चाहिए। जितना मनोबल ऊंचा होगा हमारा, समझ लीजिए अगर कहीं गलती करने की गुंजाइश भी होगी तो गलती नहीं हो सकती, इस बात का ध्यान रखना। अगर कॉन्फिडेंस डाउन कर लोगे तो आपको सही चीज भी गलत दिखाई देगी, अगर कॉन्फिडेंस है तो गलत भी ठीक हो जाती है, इस बात का ध्यान रखना। समझ रहे हैं नहीं? इसके बाद आगे आपने क्या पढ़ा, आवेश का क्वांटीकरण का सिद्धांत हो गया है। इस बात पर ध्यान रखना बेटा, यहाँ पे आप देख लेना, क्योंकि ये n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, ये 2 डॉट भी हो सकती है और इनफाइनाइट भी हो सकती है। लेकिन इसके साथ जो बैठा है ना ये ई, अब ये ई क्या है, मैं पढ़ा है ई क्या है ये भाई, ई तो है क्या, इलेक्ट्रॉन पर आवेश है कितना, इतना सा। इलेक्ट्रॉन पर क्या है, आवेश, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बेटा ये कूलाम है। आवेश, आवेश का मतलब क्या है, कूलाम, क्या है, कूलाम या एम्पियर, एम्पियर सेकेंड। और अगर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान की बात करें तो 9.1 10 की पावर माइनस के 31 मात्रक किलोग्राम। द्रव्यमान को आप किस चीज में मापेंगे, किलोग्राम में मापेंगे। आगे न्यूमेरिकल करें आज या कल करें, बताएं आप। एक क्वेश्चन और है इसमें, अगर मैं उसको करूंगा तो वो काफी बड़ा हो क्वेश्चन है, वो भी आधे घंटे से ज़्यादा का हो जाएगा। बच्चों आपको इस विद्यालय भी जाना है, तो बताएं करें या नहीं, कमेंट में बताएं आज। क्लास हमारी बेटा 51 मिनट का लेक्चर हो चुका है, बाकी काम हम कल ही कर लेंगे, ठीक है। तो आपको अपने नोट्स कंप्लीट करने हैं, और जो भी क्लास 3 बजे से या 5 बजे से जो भी क्लास हो, बेटा बस आपसे इतना निवेदन है कि आप उन क्लासों में प्लीज़ कमेंट कर दिया करो। अपने आप को ऐसा प्रदर्शित मत करो कि हम सो रहे हैं। कमेंट करिए, क्वेश्चन करिए टीचर से, कोई एक्स्ट्रा बात पूछिए, लेकिन आप पूछ ही नहीं रहे हैं, बताओ क्या होगा ऐसे। चलो ठीक है, आज हम अपनी क्लास को यहीं पर विराम करते हैं, ठीक है, धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे 5:30 बजे से सुबह मॉर्निंग में। आप सभी तैयार रहें कल 5:30 बजे के लिए, ठीक है।